हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी चैनल पर अभी तक हमने कुल किरण पब्लिकेशन में 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 25 को। तो अभी तक आप लोग में से किसी ने भी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम पास आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत ही फायदा होगा। क्वेश्चन आपको टैकल होते चलेंगे, पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा पैटर्न आने वाला है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 25। सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1837 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन हो जाएगी? तो विजुअल बेसिक। ऑप्शन 4 जो है विजुअल बेसिक, ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कौन थे एतमादुद्दौला? नूरजहां के। तो नूरजहां के ये पिताजी थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन के क्यों समर्थन में थे? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो खिलाफत आंदोलन में खुल के मुसलमानों का ही सहयोग था, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, उसी के बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2। 6, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो रायमोना किस राज्य में है? तो ये असम में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हासमान अनुपातिक प्रतिफल डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब लागू होता है? तो ये लागू होता है सभी आगातो इनपुट में वृद्धि के कारण आउटपुट या उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है, तब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को लागू किया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 8, भारत की लगभग 10 किलोमीटर की थल पूछ रहा है, यानी स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की जो सीमा है अपने पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन 4। 9, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 10, रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? तो रामनगर दून कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है ये रामनगर दून स्थित है। और ये किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 12, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किसान सारथी, जो उनके ही भाषा में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ऑप्शन 4। 13, बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई है 874 मीटर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है और ये किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो ये हमारे संविधान के डीपीएसपी में मेंशन है आर्टिकल 45 के अंदर कि राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व होगा।
डीपीएसपी क्या है, तो ये वाद योग्य नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 44 में क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 आसफुद्दौल द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है, तो आसफी इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये है लखनऊ के अंदर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 1784 में बनवाया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16 चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, तो इस भूमि को कहा जाता था पल्ली छादनम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पल्ली छादनम जैन सभाओं में दान में दी जाने वाली भूमि को कहते थे। 17 किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक, GST। इसके बाद कौन आएगा, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, FST, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 18 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था, तो बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, तो मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था, तो शाहजहां करवाया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसको अंततः कौन लूट के ले जाता है, तो नादिर शाह लूट के ले जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तो यह महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 21 महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, तो गांधी जी के द्वारा किस सेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो 1924 का बेलग्राम का अधिवेशन, जो बेलग्राम कहाँ पे, ये कर्नाटक के अंदर है, तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो उस समय ब्रिटेन का कौन था प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएगा आपका जेम्स मैक्जेनेल डोनाल्ड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैक्जेनेल डोनाल्ड के द्वारा ही सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, यानी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के लिए गांधी जी जेल में भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो ये है इलाहाबाद में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इलाहाबाद में इनके नाम पे एक पार्क भी है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसका पहले नाम हुआ करता था अल्फ्रेड पार्क, लेकिन अभी वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम है इसका, तो याद रखेंगे इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, तो इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, बाकी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 25 निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है, तो मानव रक्त के हेम का भाग कौन है, तो ये है आयरन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। 26 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कितना है ये 17 व्यक्ति है प्रति किलोमीटर में, प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं। 27 डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ये जर्मनी के अंदर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 28 क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पे वो है एशिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लगभग 44579 वर्ग स्क्वायर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 45 लाख 79,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इतना है एशिया का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29 चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चमेरा बांध जो है ये है रावी नदी पर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 30 गोलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो गोलेरस ज्वालामुखी जो है ये है कोलंबिया में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है,
तो थोसेघर वाटरफॉल जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे थोसेघर वाटरफॉल। 32, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये जो है लगभग 90% जनसंख्या जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जो थे ये 14वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ से ये बात का ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 243 के अंदर क्या है? पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3। 36, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। किन क्षेत्रों से होते हैं ये? तो कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान से होते हैं और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से होते हैं। 37, डैश को विधानसभा का शत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो ये शक्ति होती है राज्यपाल को विधानसभा का शत्रावसान करने की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 38, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 39, कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कोसी महानंदा दोआब जो है ये बिहार के किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो ये बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कोसी कहाँ बहती है? तो ये उत्तर बिहार में बहती है। 40, किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू की है? तो वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? चाइना के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 41, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस? ये 29 जुलाई को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 से, ये भी याद रखेंगे। 42, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो मालदीव की अवस्थिति कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 43, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 44, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 45, गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में नदियों एवं झीलों के परित्यक्त पथ को बिहार में क्या कहते हैं? तो इसे हम बिहार में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्षारण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 46, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये कौन सा अक्षर रखाएगा? तो ऑप्शन 4 जो है, इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे खाली स्थान पे तो ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसको पुट करके देख लेना है। 47, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 48, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो है ये भारत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 49, बिहार की निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये हो जाएगी खड़गपुर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, खड़गपुर की चोटी। 50, डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेसिस्टर। ऑप्शन 3 प्रतिरोध। 51,
निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये किया गया इफ्को के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है। 52 दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो दिसंबर 1916 में कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था लखनऊ के अंदर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। 53 बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। तो बलदेव सिंह जो थे ये स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? तो ये हो जाएंगे रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। राजा गोपालाचारी क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्रालय। आशफ अली तो रेलवे मिनिस्टर, और लियाकत अली खान तो वित्त मंत्रालय। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 54 डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो 1893 में विश्व धर्म संसद कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था शिकागो में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। 55 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 56 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो ये कितने वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था कम से कम 12 वर्ष आयु होनी चाहिए, उससे कम से तो शादी करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 57 बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो ये कितने पे बात बनी थी इन दोनों के बीच? तो ये बना था 26 लाख। मुगल सम्राट को 26 लाख का भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल करेगी। 58 भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये कहाँ पे चलाया गया था? तो मुंबई में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 59 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी सत्याग्रह के बाद इनके नाम के आगे सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था, तो तब से इनके नाम के आगे सरदार लग गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 60 भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 61 निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से लूनी नदी बहती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 62 उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। तो ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका सैडल पॉइंट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 63 यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट को 2350 में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 2350 है, 6% की हानि होती है यानी कि 94। अब उसको 6% लाभ के लिए कितना पे बेचना होगा? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 106 से मल्टीप्लाई कर, पहले जो हानि या लाभ होता है उसको नीचे लिखते हैं, फिर जब और में बेचना होता है तो वहाँ पे हमें क्या है कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है। यहाँ से इससे हमें क्या निकल जाता है? कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके बाद कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा 2650। ऑप्शन 4। 64 बालाघाट का मलांड खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगार क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण केंद्र का खनन है। सिंगना। 64 बालाघाट का मलांज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है। तो ये किसका महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है? तांबा के। ऑप्शन 4। 65 डैश जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुंडा और
पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। तो ये कौन सी जनजाति हो, तो ये संथाल जनजाति हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 66 किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये कहा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो पहली थी 51 से 56, तो दूसरी हो जाएगी 56 से 61। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 67 निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो इसमें से किसकी सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, तो बेल्जियम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी तुर्की, फ्रांस और यूनान, इन सभी की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। 68 निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है। तो अल्पाइन देश कौन हो जाएगा, तो ये इटली। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 69 भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। तो पंचायत को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संविधान के अंदर जोड़ा गया था और इसे 11वीं सूची में डाला गया था और कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। 70 यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है। सूची मूल्य के 20% की छूट पर वह वस्तु बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि जब 60% का छूट देता है तो इसको 5% का लॉस हो जाता है। तो 20% का छूट देगा तो इसको ओवरऑल कितना का फ़ायदा होगा, तो ओवरऑल इसको कितना का फ़ायदा होगा, तो इसको फ़ायदा होगा 90% का। ऑप्शन 4। 71 यूनेस्को द्वारा निम्न में से किन भारतीय शहरों का चयन ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो ये किन किन शहरों का किया गया है, तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 72 ए उतने ही समय में बी से दोगुना कार्य करता है। तो ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1, दोनों एक साथ काम करते हैं तो 16 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। तो टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, टोटल इफिशियंसी 3 है और 16 दिन काम कर रहा है, यानी 48 काम टोटल होगा। अब पूछ रहा है कि यदि अकेले उसी नहर को खोदना होता तो बी को कितना समय लगता। तो बी का इफिशियंसी 1 है तो 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 दिन लगेगा। ऑप्शन 4। 73 संविधान सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चय करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो 6 साल या 65 वर्ष। ऑप्शन 2। 74 निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो राज्यसभा की शक्तियों में से एक कौन हो जाएगा, पहला है यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। तो ये नहीं है। दूसरा है यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। ये भी गलत है। तीसरा है यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये बस सुझाव दे सकता है। और 4 है यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो ये भी नहीं है, अकेले राज्यसभा की शक्ति थोड़ी है। 75 डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो ये मधुबनी चित्रकला का अभ्यास मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। 76 निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है, तो ये एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसमें लगभग 94 से 98% कार्बन पाए जाते हैं। 27 द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 78 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो ये कौन सा पदार्थ है जो न चिपकने वाली बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन। ऑप्शन 4। 79 ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है। तो ये कौन सी विशेषता है, तो ये है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ही पता चलता है कि ध्वनि कितने दूर ट्रेवल कर रही है।
80 ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? तो ग्रेफाइट बना होता है कार्बन से, ऑप्शन 3। 81 हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर में अग्नाशय में बनता है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अग्नाशय की बीटा कोशिका में, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बीटा कोशिका। 82 प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट का। 83 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी अगला टर्म। तो यहाँ पे क्या दिया है 3, 3 में 5 जोड़ा है 8, 8 में 7 जोड़ा है 15, 15 में कितना जोड़ा है फिर 9 जोड़ा है तो 24, 24 में 11 जोड़ा है 35, और 35 में 13 जोड़ेंगे तो आएगा 48। तो पहला ही 48, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहले से ही हमें प्राप्त हो गया आंसर। 84 डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो नागर शैली जो है ये कहाँ पे कहते हैं? तो ये उत्तर भारत के अंदर जो लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला है उसे नागर शैली कहते हैं। दक्षिणी भारत में उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। 85 यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। 86 भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासनकाल धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में करवाया गया था। तो धंगदेव ये किस वंश का था? तो धंगदेव जो था ये था चंदेल राजवंश का, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 87 उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति को प्री डायबिटीज कहा माना जाता है। तो ये कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है लगभग 100 से 125, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 88 एक आयतन के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 और 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि कितना आएगा इसका? 31 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखेंगे, राइट आंसर है 31। 89 विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे डैश कहा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है उसको स्कर्वी कहा जाता है, ऑप्शन 3। बेरी विटामिन बी, तौंदी विटामिन ए की कमी से, तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स। इन सबको याद रखेंगे। 90 बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और सस्पेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है मैंगनीज, ऑप्शन 2। 91 काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों में किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोकोली किससे संबंधित है, किस परिवार से? तो ये फूल गोभी के परिवार से संबंधित है, ऑप्शन 2। 92 रक्त स्कंदन के लिए डैश आवश्यक है। तो रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के। स्कंदन मतलब खून को जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। 93 डैश रक्ताल्यता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ये कौन सी बीमारी है? तो ये है अप्लास्टिक, ऑप्शन 1। 94 निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो इसमें शंकुधारी वृक्ष कौन नहीं है? तो जेट्रोफा, ये एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 95 डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फलियां, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और सस्ता भी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 96 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है आल्प्स माउंटेन, ऑप्शन 1। 97 प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? तो यूनिट टैक्स है वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 98 यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। नगद कोष अनुपात में कमी करने पर क्या हो जाएगा? तो इसके साख सृजन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 99 द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है विमल जलान ने, ऑप्शन 2 इज द
राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 100, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी ये जनता सरकार के द्वारा 1978 से 1983 के बीच में रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन 3। तो आज ये हमारा सेट नंबर 25 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 26 में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्जाम पास आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ हॉट टॉपिक भी है, 5 ईयर प्लान हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया, इन सभी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक ज्योग्राफी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही, अगर नहीं भी बन रहा है अभी तो याद हो जाएगा, एग्जाम में बन सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 26 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।